चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट वाले क्लास में आप लोगों ने हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पढ़ा था और उसमें आपने पढ़ा था 5 श्रेणी पढ़ा था ना, 5 सीरीज। सबसे पहले आपने पढ़ी थी लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में आपने फार्मूला सबको याद है लाइमन सीरीज के लिए? लाइमन सीरीज के लिए सबको एक एक सीरीज दी गई थी और उन हर एक सीरीज के लिए एक फिक्स नंबर होता था। जैसे लाइमन आपकी पहली सीरीज होती थी तो आप लोगों ने लिखा था 1/λ = r 1/1² - 1/n²। अगर मैं ये 1 लिख दिया तो ये फिक्स हो गया कौन से सीरीज के लिए फार्मूला है, ये लाइमन सीरीज के लिए फार्मूला हो जाता है। अगर ये 1 को मैं चेंज करूं 2 लिखूं, अगर मैं फाइनल वाला है ना, ये अगर मैं 2 को इसको 2 कर दूं तो बामर हो जाता है। बामर में भी तुम्हें कुछ खास लाइंस के बारे में बताया गया था जिनका नाम रखा गया था H अल्फा, H बीटा, H गामा और उसके बाद H डेल्टा। और सबसे बड़ी वेवलेंथ आती है H अल्फा की 65, 63 या 65, 66 एंगस्ट्रॉम। याद करिए 65, 66 एंगस्ट्रॉम आती थी, नहीं आती थी? बामर में ये इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये हो गया लाइमन सीरीज के लिए। अगर यहीं पर मैं बदल दूं 1/λ = r 1/2² - 1/n², समझ जाओगे कौन सी है? कौन सी है? ये बामर है। लाइमन बामर के बाद आपके पास आती है पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में क्या हो जाएगा 1/3² - 1/n²। ये हो जाएगा पाश्चन के लिए। ब्रैकेट और पीफुंड वाली बात करूं मैं तो 1/λ = r। व्हाट इज 1/λ? क्या 1/λ को तरंग संख्या यानी वेव नंबर के नाम से जाना जाता है, जिसे न्यू बार से लिखते हैं 1/4² - 1/n²। सबके लिए इनकी वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए हर हाल में, ध्यान यही रहना चाहिए हर हाल में, ठीक है। और 1/λ = r 1/5² - 1/n²। सबके लिए अगर मैं n की वैल्यू बात करूं तो जो आगे वाला नंबर लिखा है उससे ज्यादा ही होना चाहिए, यानी n > 1। यहां पर n > 2, यहाँ n > 3, n > 4 और n > 5। अगर 5 के इक्वल कर दोगे तो बर्बाद ही है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। इन्फिनिटी वाली लाइन क्या बताता है? सीरीज लिमिट श्रेणी सीमा रेखा, श्रेणी की सीमा रेखा डिफाइन करने का काम करता है n = इन्फिनिटी वाला। यानी अगर उसको कहीं से भी भेजना हो इन्फिनिटी तक वाला, है ना, तो इन्फिनिटी से अगर आता है तो वो होती है सबसे बड़ी लाइन, वो होती है सबसे बड़ी लाइन, वो होती है। लेकिन सबसे बड़ी लाइन तो वही होती है ना, तो सबसे बड़ी लाइन होती है तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होनी चाहिए? वही वाली की। सीरीज लिमिट की सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है? नहीं, सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है? सबसे छोटी लाइन की। ध्यान से देखो, सबको पता है डेल्टा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल या ई इनिशियल माइनस ई फाइनल इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू का मतलब HC/λ। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? HC/ΔE। यानी अगर सबसे ऊपर वाले से, इन्फिनिटी वाले से एकदम नीचे आएगा, एकदम नीचे आ रहा है तो एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस करेगा, बहुत कम। इन्फिनिटी पे सबसे ज्यादा ऊर्जा है उसके पास, मैक्सिमम, तो वहां से एकदम नीचे आएगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा। और जितनी ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा डेल्टा ई जितना ज्यादा होगा, लैम्डा उतना ही कम होगा। इसीलिए सीरीज लिमिट की वैल्यू सबसे कम होती है, सीरीज लिमिट की वेवलेंथ सबसे कम आती है। डेल्टा ई ज्यादा तो लैम्डा कम होगा। और अगर यही डेल्टा ई कम होता है, सबको पता है कि दूसरे से पहले आने में बहुत छोटी सी एनर्जी लॉस करेगा, और जब बहुत छोटी सी एनर्जी लॉस करेगा तो ऐसे केस में डेल्टा ई आपका थोड़ा रहेगा और उस समय लैम्डा ज्यादा आता है। इसीलिए इसके लिए 12-15 और इस दूसरी वाली आती है 912 एंगस्ट्रॉम। 1/r की वैल्यू क्या लिखते हो? याद ही नहीं है 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम होती है ना। और इसीलिए सब इसकी जो लास्ट लिमिट आपने डिसाइड करी थी, है ना, सीरीज लिमिट, वो 912 एंगस्ट्रॉम थी और शुरुआत हुई थी 1215 पर। और इसके लिए बात करा था आपने 65-66 या 65-63 और उसके बाद अंत किया था 36-48 पर, याद है ना। यही सब है। हमें उसके बाद सीरीज लिमिट का रेशियोज किया था तो आपने लिखा था सर 1:4, 9:16, 25। ये रेशियो भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये रेशियो कभी निकालने को नहीं पूछेगा, बट रेशियो याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। और ये हो गया फार्मूला कि क्यों लैम्डा ऐसा घट बढ़ रहा है। ये लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये हो गया। ये कौन से रीजन में पाई जाती है? इसका रीजन क्या है बेटा? अबे कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? हवा में पाई जाती है, यूवी रेज। अबे यही नहीं पता तुम लोगों को? नशा करके बैठे हो, पता नहीं कैसा दिमाग है, ये रिकॉल ही नहीं करके बैठा ना सब। ये यूवी रेज में पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है, और ये वाली आपकी दृश्य क्षेत्र में, विजिबल रीजन में पाई जाने वाली ये वेवलेंथ होती है। इनकी रीजन जो होता है वो, और ये सब तीनों की तीनों इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड में ही रहती है। ये फार इंफ्रारेड में चली जाती है, मतलब और दूर हो जाती है, ठीक है, और बड़ी हो जाती है, तो इसलिए फार इंफ्रारेड यूज कर लेते हैं, है ना। अवरक्त क्षेत्र बोलते हैं इसको। तो ये हो गया आपका एमिशन स्पेक्ट्रा।
एमिशन स्पेक्ट्रम में केवल हमें इतना ही सीखना था, और इतना ही सीखना था। किसी के लिए भी फार्मूला पूछ लेगा, बट ट्रांजिशन देखना है कहां से कहां करता है। अगर आपको कोई कहे कि ये याद करना है तो ये मत याद करना लाइमन कौन सी है, बामर कौन सी है, बस सीरीज से याद रखिएगा। अब बामर में इंपॉर्टेंट वो सब वेवलेंथ हो जाती है, जो इसमें चार आपको स्पेशल बताई गई है। अब बात आती है एमिशन स्पेक्ट्रा के बाद एक और टाइप का स्पेक्ट्रा जो आप सब जानते हैं, वो कौन सा है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रम। केवल एक ही तरीके का हमें स्पेक्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा, दूसरे तरीके का भी स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो एनर्जी बढ़ाएगा या घटाएगा खुद की। अगर ये प्लस है और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है और आपने बाहर से कहीं से इसको एनर्जी दिया, तो इनिशियली इसके पास जो भी ऊर्जा होगी वो इसकी हो जाएगी। ये है इनिशियल कंडीशन। और उसको बाहर से कहीं से भी थोड़ी बहुत एनर्जी अपने रेडिएशन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसे आप लोग एचन्यू कहेंगे, वो आपने इसको प्रोवाइड कराया है ना, विकिरण के रूप में ऊर्जा दी। जैसे यूवी रेज आई, लाइट रे, एचन्यू, Hc/λ, ये आकर के उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिर रही है। इलेक्ट्रॉन वो पूरी एनर्जी गेन करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही पढ़ाया गया है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बढ़ी या घटी, तो E इनिशियल इसके पास अभी कुछ है, E इनिशियल कम है, बट एडिशनल एनर्जी मिली तो एनर्जी बढ़ी। एनर्जी बढ़ने के फलस्वरूप क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, किसी हायर एनर्जी वाली क्लास में जाएगा, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाएगा, और वहां जाने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करेगा। 10⁻⁻, थोड़ी देर, क्या इसे देर कहा कहते हैं, 10⁻⁸ सेकंड के लिए आराम करेगा, और उसके बाद ये पहुंच गया फाइनल केस में। हो सकता है आपने इतनी गैप की एनर्जी दी होगी तभी यहां पहुंचा, और ज्यादा एनर्जी दिए होते तो और आगे वाली क्लासेस में जाता। तो ये E इनिशियल हो गया। E इनिशियल ज्यादा है कि कम? E इनिशियल कम है, एनर्जी बाहर मिली तो कहां भाग गया? यहां पर आ गया, तो हो गया कौन ज्यादा है? E फाइनल। तो अब बताने का तरीका क्या लिखा जाएगा? अब एनर्जी लिखने का तरीका क्या होगा बेटा? ज्यादा माइनस कम। हमेशा आप सबको पता है, हमेशा क्या लिखोगे? ज्यादा माइनस कम। तो जो उसने एब्जॉर्ब करा, कितना एब्जॉर्ब करा भाई? पहले 10 थी, अब 100 हो गई। कितना एब्जॉर्ब करा? 100 - 10, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो जाएगा हमारे लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में अगर मैं बात करूं, है ना, अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अवशोषण, है ना, ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के ही बारे में बात करूंगा मैं, स्पेक्ट्रा। तो कुछ नहीं करना है, वही करना है सर, E फाइनल माइनस E इनिशियल करोगे क्योंकि एनर्जी बढ़ाओगे। क्यों? यही तो क्या ना, उस वाले में याद करो, E इनिशियल माइनस E फाइनल लिखा था तुम लोगों ने, क्योंकि यहां से यहां जा रहा था तो यहां एनर्जी ज्यादा थी और यहां एनर्जी कम थी, इसलिए आपने लिखा था E फाइनल माइनस E इनिशियल बराबर क्या लिखोगे? H न्यू लिखोगे। E फाइनल कैसे लिखा जाता है? फार्मूला आता है ना सबको? E फाइनल कैसे लिखोगे? अभी याद ही नहीं है। -RHC/N फाइनल स्क्वायर माइनस RHC/N इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू HC/λ, जो कॉमन है और जो सेट हो रहा है उसको सही कर लो। क्या लिखोगे? RHC कॉमन भी हो रहा है ना, लेकिन बचा क्या? ये माइनस माइनस प्लस कर दोगे, 1/n इनिशियल का स्क्वायर। सही लिखा गया है, एकदम सही है ना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/n फाइनल का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास दूसरा, इक्वल टू HC/λ। जो काटना जानते हो काट दीजिए। HC किसी काम के नहीं रह गए। सेम जैसा कल फार्मूला आया था, बिल्कुल वैसा ही फार्मूला है। 1/λ इक्वल टू R। R क्या है? गैस नियतांक, रेडबर्ग कांस्टेंट। हाँ, नहीं तो तुम चले जाओ PV इक्वल टू nRT। सर ये तो हमने आइडियल गैस में पढ़ा था, तुम्हारा भरोसा नहीं है। Ni² माइनस n फाइनल का स्क्वायर। इसमें क्या फिक्स रहेगा? क्या फिक्स हो सकता है क्या? n इनिशियल वाला, अरे R तो कांस्टेंट है, लेमडा तो पता लगेगा। कौन सी क्लास कि कहीं एक जगह से निकलेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी देते जाओगे उतनी ही दूर वाली क्लास में जाता जाएगा। तो n इनिशियल, अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए, ये तो हो गया तुम्हारे लिए फार्मूला, ठीक है। अब मैं बात करता हूं हाइड्रोजन एटम के बारे में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, ऊपर वाला कट तो नहीं रहा है, सही है। तो क्या देखना है हमको? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणुओं का अवशोषण स्पेक्ट्रम कैसे होता है कि हाइड्रोजन परमाणु को अगर एनर्जी दी जाए, अगर उनको एनर्जी दी जाए तो वो कैसा स्पेक्ट्रा शो करेंगे? क्या वो 5 की 5 लाइन जो एमिशन में था वही शो करेगा, या उससे ज्यादा भी, या उससे कम भी? ये सवाल आया। तो उसको चेक करने के लिए हाइड्रोजन गैस को भरा गया एक बढ़िया नली में, है ना, ट्यूब में भरा गया, और ट्यूब में भरने के बाद गर्म वगैरह किया गया नॉर्मली जैसे रूम टेम्परेचर पर, और उसके बाद उसमें से लाइट को गुजारा गया।
लाइट को गुजारा गया तो देखा गया कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हुई, ठीक है। तो जो एब्जॉर्ब हुई वो कौन सी एब्जॉर्ब हुई, किस रीजन वाली एब्जॉर्ब हुई, उनको मेजर करा गया, स्कोप वगैरह से देखा गया। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में नॉर्मली आप लोग देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि एट ऑन द अर्थ, मैं बात करता हूं पहले पृथ्वी पर, ऑन अर्थ, अर्थ नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। तो हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन जो है उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं, कौन सी क्लास में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट n=1 में ही क्या सारे के सारे बैठे रहते हैं, सारे के सारे कहां बैठे रहते हैं, n=1 में, यानी ये तो हो जाएगा n=1 और उसके ऊपर ये n=2, ये 3, ये 4, ये 5 और ऐसे करके सब बहुत सारे होते हैं, है ना। तो नॉर्मली ऑन द अर्थ एट रूम टेम्परेचर या फिर नॉर्मली जो भी थोड़ा बहुत टेम्परेचर अपने यहां अर्थ पे हो सकता है, उस पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहां है, सब कहां उपस्थित है, सब पहले ही कक्षा में तो हैं कि और भी कहीं है, दूसरे तीसरे में पाया जाता है, पहली क्लास में है ना। तो सब पहली क्लास में है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मानो बहुत सारे आइटम, आपने बहुत सारा हाइड्रोजन गैस ले रखा है तो उसमें बहुत सारा आइटम है, तो बहुत सारा आइटम है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, इसको जब भी एनर्जी दोगे, जितनी भी एनर्जी दोगे, क्या हर बार कहां से कूद के ऊपर जाएगा, पहले से ही तो जाएगा, हर बार कहां से कूद के भागेगा, हर बार जाएगा। एनर्जी मिली, एनर्जी मिली तो कहां गया, हो सकता है इसमें चला जाए, हो सकता है और ज्यादा दिया होगा तो हो सकता है यहां चला जाए, हो सकता है और ज्यादा दिया है तो यहां चला जाए, हो सकता है और ज्यादा दिया हो तो यहां, और ज्यादा दिया हो तो और ऊपर जा सकता है। ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यही तो होता है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कराना होता है, मतलब एटम को आयनाइज कराना होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है, तो कौन सा स्पेक्ट्रा काम आता है, कौन सा स्पेक्ट्रा पढ़ाया जाएगा, एमिशन वाला या एब्जॉर्प्शन वाला, एब्जॉर्प्शन वाला। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही वो कूद करके ऊपर वाली क्लास में जाएगा, और ऊपर वाली क्लास में जाएगा, जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतना ही ऊपर जाएगा। और हो सकता है एक टाइम के बाद आप इतनी एनर्जी दे दीजिए कि कहां पहुंच जाए, इन्फिनिटी वाले में चला जाए, यहां वाले पे पहुंच जाए, है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो हर बार आपको एक चीज फिक्स है, इनिशियल का फिक्स है, इनिशियल का फिक्स है। इनिशियल हर बार कहां से निकलेगा, आजाद कहां से होगा, n इनिशियल इक्वल टू कहां से चलेगा हमेशा, तो ऑन द अर्थ सारे इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट सिंस आफ्टर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, आफ्टर एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन। विकिरण को क्या करते हैं, अवशोषित करने के बाद, विकिरण को अवशोषित करने के बाद वो हमेशा और हमेशा पहली क्लास से ही मूव करेंगे किसी और क्लास में। इसलिए क्या जो फार्मूला लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 1/λ इक्वल्स टू 1/λ इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, r 1/1 n इनिशियल हमेशा कहां से शुरुआत करेगा, 1 से करेगा, तो 1 स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर, कहीं भी जा सकता है, जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतना कूद के भागेगा। इसका मतलब हो जाएगा वो n फाइनल की वैल्यू मैंने n रख दिया और स्क्वायर कर दिया, और मैंने लिख दिया फॉर n इज ग्रेटर देन 1, 2, 3, 4 कहीं भी जा सकता है। ये कौन सा स्पेक्ट्रा है, अवशोषण स्पेक्ट्रम है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। और ये कौन सी सीरीज की याद दिला रहा है आपको, क्या लाइमन सीरीज की, यानी ऑन अर्थ वी गेट, हम कौन सी सीरीज पाते हैं, केवल और केवल वी गेट ओनली, केवल और केवल लाइमन सीरीज पाते हैं, इसके अलावा कोई सीरीज मिल ही नहीं सकती पृथ्वी पर। ये याद रखने वाली बात है कि हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम में, है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में केवल और केवल हमें कौन सी सीरीज मिलती है, लाइमन सीरीज ही मिलती है। लेकिन इसको और भी पढ़ाया जाता है, ये केवल ऑन अर्थ है। हाइड्रोजन के बारे में बात करी जाती है ऑन सन, किस पर, सन पर, सूर्य पर। अब वहां टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, अब देखो यहां पर टेम्परेचर अर्थ का कम है, देख रहे हो आज का टेम्परेचर, हम लोग सर्दियों में क्लास कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम है, लेकिन सन के पास, सन पे थोड़ी अच्छा सर्दी गर्मी कहां होती है, सन पर या अर्थ पर, वहां तो हमेशा गर्मी रहेगी, वहां तो हमेशा वो धधक रहा है, लावा है, तारा है, गर्म गैस का समझ लो। तो सोचो हमेशा आगे पढ़ाया जाएगा वो सन काम कैसे कर रहा है, तो सोचो वहां तो टेम्परेचर ज्यादा है कि कम है, वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा, अरे बहुत ज्यादा है बेटा, इसके कंपैरिजन में बात कर लो बस, अगर तुम इसको देख लो उसको देख लो समझ में आ जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ एनर्जी ऑलरेडी रहती है सन पर, कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां पर आपने क्या बताया कि सब सारे इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं, अर्थ पर, सबके सब कहां रहते हैं, n=1 में। लेकिन इतनी ज्यादा सन के पास थर्मल एनर्जी है कि वो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वगैरह एब्जॉर्ब करने के बाद, हाइड्रोजन के एब्जॉर्ब करने के बाद क्या रहते हैं, n=1 में तो थोड़े बहुत रहते ही हैं जो बहुत ही क्लोजली अटैच होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत n=2 में भी एक आध दो पहुंचे रहते हैं, समझ रहे हो ना। कुछ एटम के इलेक्ट्रॉन n=1 में नहीं, कहां चक्कर लगा रहे होते हैं, n=
टू में भी चक्कर लगाते हैं, मतलब सेकंड ऑर्बिट में भी चक्कर लगा रहे होते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है। थर्मल एनर्जी ज्यादा होती जाती है तो इलेक्ट्रॉन दूर भागते हैं। ऐसा होता नहीं होता है? आपका गर्म वो एक आयरन की छड़ लीजिए, लोहे की छड़ लीजिए, आयरन बार, है ना, और अभी उसका कुछ टेम्परेचर मत दो, तो तुम्हें उसका अंधेरे कमरे में लेकर के जाओ तो कलर ब्लैक होगा, लेकिन अभी उसी कमरे में उसको आग से गर्म करो, खूब टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, तो क्या धीरे धीरे ग्लो आता है कि नहीं आता है? मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं? रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, और वो ऊपर हाई क्लास से नीचे क्लास आते भी हैं, बहुत देर तक नहीं रहते हैं ऊपर। हाई क्लास से लो क्लास की, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आते हैं तो रेडिएशन को रिलीज करते हैं, जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करा है उसको क्या करते हैं? वो रिलीज करते हैं, और रिलीज करते हैं तो वो विजुअल रीजन में कभी कभी आता है तो आपको दिखाई देता है। समझ में आया ना? ये वही रीजन है आपको वो रेड आयरन बार का दिखा, मतलब हॉट आयरन बार का दिखाई देने का रीजन क्या है कि लोहे की छड़ हमें गरम गरम क्यों दिखती है? वैसे तो नहीं दिख रही थी अभी तक, लेकिन गर्म करके लेके गए तो दिखाई देने का दो कारण है, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रेडिएशन। उस समय बताया जाता था, है ना, जब आपको पढ़ाया गया था। तो सन पर हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम के, कोई तो एक में रहते हैं, एक में तो रहेंगे ही, हमेशा रहते हैं, और कोई इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे रहते हैं? हाई एनर्जी की वजह से n=2 में भी एग्जिस्ट करते हैं। और अब जब इनका स्पेक्ट्रा देखा जाता है और इनका स्पेक्ट्रा पाया जाता है तो ये कहां से कहां ट्रांजिशन करेंगे? 1 से तो करेंगे ही करेंगे कि नहीं करेंगे? 1 से तो करेंगे, लेकिन जो यहां भी बैठे हैं क्या ये भी ट्रांजिशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो n=1 से भी ट्रांजिशन हो सकता है, यानी ये तो फिक्स, अर्थ पे केवल यही फिक्स था, लेकिन सन पे ये 1 भी मिलेगा और सन पे 2 भी मिलेगा। क्या 1 से भी मूव करेंगे और 2 से भी मूव करेंगे? तो ऑन सन n जो फाइनल है, आई मीन n जो लिखा है हम लोगों ने, वो मेरा क्या हो सकता है? वो 1 तो होता ही होता है फिलहाल, लेकिन और क्या, सॉरी ये वाली वैल्यू, ये वाली है ना, इनिशियल लिखना था। n जो इनिशियल है वो 1 तो होता ही होता है हर जगह, लेकिन सन पे क्या होता है? सन पे n इनिशियल क्या मिल सकता है? 2 भी मिल सकता है। इस वजह से अब आपको यहां पर आप एक और फार्मूला बना सकते थे, 1/2², तो आपको 2 फार्मूला मिला। ये तो लाइमन का ही था, n=1 किसके लिए था? लाइमन के लिए ही तो था, यानी सन पर भी लाइमन सीरीज मिल रही है, लेकिन एक थी और मिल गई, ये 2 वाला किसके लिए हो जाएगा? बामर सीरीज। तो सन पे हमें दोनों की दोनों श्रेणी मिलती है। ये था हाइड्रोजन का अवशोषण स्पेक्ट्रम जिसे बोलते हैं। तो यही सारी बातें थी अवशोषण स्पेक्ट्रा को लेकर के, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, क्योंकि एमिशन वाले में केवल कुछ नहीं पूछा जाता, एब्जॉर्प्शन वाले में ही सारे सवाल आते हैं। जो भी पूछेंगे कि एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो क्या हुआ, कैसे हुआ, यही सब बताना है, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। आइए हम लोग आगे क्लास करते हैं, है ना। एक और टॉपिक है, तो आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं। बट उससे पहले हम बोहर के, क्योंकि हम कौन सा एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं? बोहर का। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल में पढ़ा, बोहर के एटॉमिक मॉडल में कितने कथन, हमें कितने अभिग्रहित, कितने पॉस्टुलेट बताए गए हैं? 3। सबको पहला पॉस्टुलेट याद है क्या? पहला वाला क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स रेडियस वाली कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, वो भी सर्कुलर वृत्ताकार कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, सभी में नहीं चक्कर लगाएंगे, वो केवल फिक्स वाले में लगाएंगे, और उसे कहा जाता है, उन कक्षाओं का नाम रखा उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट। तो पहला हो गया स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। सेकंड बात उन्होंने क्या बताया बेटा? सेकंड उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, केवल वो उन्हीं क्लासेस में रिवॉल्व करेंगे जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग h/2π का एक इंटीग्रल मल्टीपल हो, पूर्ण गुणज हो। और उसमें आपने कहा कि सर सेकंड लॉ हमें बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बताया गया था आप लोगों को, क्वांटाई, है ना, कोणीय संवेग का क्वांटीकरण, कोणीय संवेग का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया। यानी जिसमें आपने क्या लिखा था, यहां क्या लिखा था, mvr=nh/2π। अरे vn करोगे rn करोगे तो बात वही हो जाएगी, है ना। ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। तीसरा पासुलेट आप सबको पता होगा, तीसरा पासुलेट, थर्ड पासुलेट ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करते नहीं है, और करेंगे भी तो तब जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आते हैं, यानी जब वो न्यूक्लियस के पास आते हैं तब एनर्जी का लॉस करते हैं, तभी एनर्जी का लॉस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो एनर्जी का लॉस करने की ये होता है, तो इसमें एनर्जी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी पर जाते हैं, इसे बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन के नाम से। तो थर्ड लॉ के बारे में अगर मैं एक वर्ड में बोलूं, थर्ड पॉस्टुलेट, तो ये आपको बताता है एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में, जिसमें आपने एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ा। दो चीजें पढ़ा, नहीं पढ़ा? एनर्जी का बदलाव, रूपांतरण,
एनर्जी ट्रांजिशन पढ़ा, ये तीनों हो गया आपका, जिसमें आपको कौन बहुत अच्छे से समझ में आया? क्या पहला एकदम आसान आसान है? पहला आसान है नहीं आसान है? दूसरा छोड़ो, तीसरा एनर्जी ट्रांजिशन, नीचे से ऊपर जाना होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी छोड़ेगा। क्या दोनों बातें समझ में आती है? कौन समझ में नहीं आती? दूसरी खुद से देखो, क्या बताया जाए? जबरदस्ती नहीं बताया क्या? खुद से सोचो, जबरदस्ती क्या बताया जा रहा है? कि केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जबरदस्ती ऐसा ही क्यों भाई? ये सवाल आता है। तो इस सवाल का जवाब देने आते हैं डी ब्रॉगली, जिनके बारे में आपने इससे पहले पढ़ लिया है। डी ब्रॉगली की एक्सप्लेनेशन आती है ऑफ सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो टॉपिक क्या नाम है? बोहर के द्वितीय अभिगृहित की डी ब्रॉगली के द्वारा व्याख्या। क्या नाम से लिखा होगा तुम्हारे हिंदी में? अरे बेटा आगे है बेटा, बोहर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिगृहित का डी ब्रॉगली द्वारा स्पष्टीकरण है ना। डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट, बोहर के दूसरे पोस्टुलेट का डी ब्रॉगली द्वारा एक्सप्लेनेशन। तो आइए, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन बहुत छोटी सी है, समझ लो कि एक थ्योरी जैसा थोड़ा बहुत है, समझने की जरूरत है। डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन, डी ब्रॉगली की व्याख्या किसके द्वारा? एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये लीजिए, यही हमें पढ़ना है। अब बोहर का सेकंड पोस्टुलेट मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया, इसीलिए कि भाई जिनको ना याद हो, क्योंकि याद किसी को करना नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि बस एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे, बस हमें सब याद हो जाएगा और सब लिख करके चले आएंगे। ये गलतफहमी हर किसी को होती है और हर उसी को होती है जिसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट, जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है ना, MVR, मैं हिंदी में लिखता हूं, थोड़ा लैंग्वेज लिखता हूं, जो कोणीय संवेग है एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉनों का, वो किसके बराबर होता है? वो किसके बराबर? n इंटू h/2π का, यानी h/2π का एक पूर्ण गुणज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ये हमको बताएगा। लेकिन यही मान क्यों सवाल ये बार बार पूछा गया कि ये जबरदस्ती क्यों आपने ये लाके रख दिया, ये क्यों लाके रख दिया? तो जब ये सवाल पूछा जाने लगा तो फिर वहां पर जो बोहर है वो थोड़ा बहुत गड़बड़ाए, बता नहीं पाए। ठीक है, लेकिन बताया बहुत सही चीज था, गलत नहीं था एक भी स्टेप। उसको प्रूफ करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रॉगली आते हैं और वो बताते हैं कि हाँ देखो ये कैसे यही सही होगा। और इसको सही करने के लिए उन्होंने बताया कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इससे पहले वाले लेसन में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, और उसमें पढ़ा था आपने मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगों के नाम से, जो ये पार्टिकल अपने साथ वेव्स एसोसिएट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रीट करा जाता है भाई? इलेक्ट्रॉन को अगर बताया जाए कि इलेक्ट्रॉन्स सबको पता है ना, आर पार्टिकल कण है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स जो भी है वो क्या है? कण है। और कण है लेकिन बहुत तेजी से चक्कर लगा रहे हैं, तो कण होगा तो वेव नेचर भी एसोसिएट करेगा साथ में साथ, है कि नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल एज वेल एज, और साथ ही साथ क्या है? वेव है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन से वेव चलती है उसे हम लोग पार्टिकल वेव बोल देंगे, कण वाली तरंग। कैसी तरंग? कण वाली तरंग, पार्टिकल वेव हो गया इलेक्ट्रॉन जो अपने साथ तरंग लेकर के चलता है। और उसकी वेवलेंथ बताने का तरीका क्या है? सबको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू h/p या फिर h/mv। ये v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, m इलेक्ट्रॉन है और ये लैम्डा। डी ब्रॉगली ने बताया कि भाई मेरा फार्मूला तो ये हो गया। अब उन्होंने बताया कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है, एक कण है। और जैसे कि मान लो यहां से इस दीवार के बीच में एक डोरी बांधी जाए, है ना, और डोरी को कसा जाए, और कसने के बाद डोरी, जैसे गिटार में होता है, गिटार में डोरी एक ऊपर से नीचे तक बांधी जाती है कि नहीं बांधी जाती है? तो उसमें जो कंपन है ना, उसमें जो ऑसिलेट वाइब्रेशन बनाया जाता है, उस अलग अलग वाइब्रेशन बना करके अलग अलग टोन्स निकाली जाती है कि नहीं? उसमें कई सारे स्वर बनाए जाते हैं, नहीं बनाते? सुर बनते हैं, गिटार में हो गया और बीना में हो गया। इन सब चीजों में ऐसा होता है कि दो रस्सियां कसी होती हैं। अब उनमें जो क्या बोलते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है ना, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, तो उसके हिसाब से जो वेव बनाई जाती है वो भी, क्योंकि पार्टिकल ही तो है। क्या चीज है वो? रस्सी क्या चीज है? पार्टिकल ही तो है। वो जो वेव बनाती है
वो वेव और इस वेव में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है, और वो इस हिसाब से सिमिलरिटी है कि उसमें जो वेव, ऐसे देखो ध्यान से, मान लो ये पहला क्लैंप हो गया और ये दूसरा क्लैंप हो गया, और इसके बीच में कोई आपने तार कस दिया, एक तार, और उसको तार को खींचा। अब नीचे खींचोगे तो तार ऊपर नीचे जाएगा नहीं जाएगा? गिटार में ऐसे ही तो होता है कि यहां पर आपने एक तार कस रखा है ऐसे ऐसे ऐसे, और जब इसको खींचेंगे बीच से तो क्या होगा? ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा, वाइब्रेशन करेगा तो वाइब्रेशन करेगा तो ऐसे जाएगा, यानी शायद ऐसे या फिर ऐसे ऐसे कुछ वाइब्रेशन करेगा। ठीक है, ऐसे वाइब्रेशन करेंगे, ऐसे वाइब्रेशन करेंगे तो ये हो जाता है। ये पूरी वायर की लेंथ कितनी है? वायर की लेंथ कितनी है? एल। वायर की लेंथ कितनी लेकर के बैठे थे? एल। लेकिन अगर इसकी वेवलेंथ, ये तो सिंगल स्ट्रिंग है, एक ही डोरी है और एक ही फेरा है, तो इसमें वेवलेंथ बताने का तरीका क्या लिखा जाता है? इसमें वेवलेंथ बनाने का तरीका लिखा जाता है एल इक्वल टू, देखो एक ऊपर का चक्कर एक नीचे का चक्कर, दोनों मिला करके पूरा चक्कर, यानी एक आधे इस चक्कर की वेवलेंथ कितनी लिखी जाएगी? लैम्डा बाई 2। फिलहाल आपको मैं ये सब आगे का बहुत एडवांस बता रहा हूँ, आपको मतलब ये 11th का है जो आप सबने छोड़ के रखा है। ठीक है, तो मैं गलत जगह जा रहा हूं, मैं बताते बताते गलत हो गया, बस आप मैं जो बता रहा हूं वो समझ लो, जो अच्छा जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ। अच्छा ध्यान से देखो, वेवलेंथ कब होती है? वेवलेंथ बताने का तरीका क्या है वो चीज समझो। क्या यहां से यहां तक की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है कि नहीं है? क्या ये पूरा चक्कर है? ये भी तो पूरा चक्कर है, और ये पूरा चक्कर है। अगर मैं केवल इतना कहूं तो आप क्या कहोगे? इसको लैम्डा बाई 2 और इसको लैम्डा बाई 2, और दोनों मिलाकर के तभी तो लैम्डा होगा, और ये पूरी एल हो जाएगी वेवलेंथ। और अगर इसको बताना हो तो क्या, ध्यान से देखो, यहां से इसको तोड़ो तो क्या एक चक्कर बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा या कि नहीं बनेगा? यही तो है तुम्हारी वेवलेंथ, है ना, एक चक्कर बनेगा। और ये क्या बन रहा है? सर्कल। क्या बन रहा है? सर्कल। और सर्कल की लेंथ क्या होती है? 2 पाई आर। सर्कल की लेंथ क्या होती है? 2 पाई। सर्कल की जो लेंथ है वो होती है 2 पाई आर, और वो किसके बराबर हुई बेटा? क्या ये लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 2 मिला करके सर्कल बनाया, 2 पाई आर बना, क्या ये लैम्डा के बराबर हुआ? है कि नहीं है? तनी हुई डोरी में जो वेव बनी है उसकी जो लेंथ है, अकेले इसकी लेंथ, तो उसको कैसे लिखा गया? केवल एक लैम्डा है इसमें, ऊपर लैम्डा बाई 2 नीचे लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 मिला करके क्या बना दिया गया? लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा, सॉरी 2 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? फिलहाल इसको तुम ये इग्नोर कर बेटा, तो ये समझ कि बस हाँ ये पूरा लैम्डा बाई 2 था, सॉरी पूरा कितना था? लैम्डा, आधा लैम्डा बाई 2, आधा लैम्डा बाई 2 मिला करके क्या बना? सर्कल। सर्कल की पूरी लेंथ 2 पाई आर, 2 पाई आर में पूरी लेंथ आई तो लैम्डा बाई 2 मिलकर के क्या बन जाएगा? लैम्डा। ये हो गया अकेला सर्कल, अकेली वेवलेंथ के लिए। अगर मैं ऐसे ना करके मैं बहुत बड़ा बना लेता और 2 फेरे वाली बना लेता तो सोचो, ये मैं मिटार के दिखा रहा हूं, देखो ये तो हो गया अकेली वाले में। अगर इसको हटाएं और अब देखते हैं हम लोग दूसरा, कि ऐसे ना करके ये देखो इतनी बड़ी डोरी लिया गया है, कितने सर्कल बने? कितने सर्कल बने? 2 सर्कल। अरे 2 ही तो सर्कल बन रहा है, 2 सर्कल। अरे भाई एक ये और ये मिलकर के एक सर्कल बनेगा, और एक ये और ये मिलकर, तो कितनी वेवलेंथ बनेगी? 1 या 2? 2 लैम्डा ना। 2 सर्कल का मतलब 2 लैम्डा, 2 सर्कल का मतलब 2 लैम्डा। तो जितनी इसकी सरकमफ्रेंस होगी, जितनी लंबी रस्सी है उसमें जैसे हिसाब से सर्कल बन रहे हैं, 2 पाई आर इक्वल टू लिखा जाएगा 2 इंटू लैम्डा, 2 लैम्डा लिखा जाएगा। ये होता है, इसको डी ब्रॉगली ने बताया कि जो तनी हुई डोरी होती है ना, स्ट्रेच वायर, उसमें जो वेव्स जनरेट होती हैं, उनकी जो सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की, वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होती है। समझ में ना? जो सर्कल की लेंथ होती है, डोरी की जो लेंथ होती है, लेंथ का मतलब सर्कल की लेंथ हो गया, और सर्कल की लेंथ 2 पाई आर हो गया। अरे भाई डोरी बांध के खींचोगे तो ऐसे ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी? उन सबको सर्कल बनाते जाओ तो ये बनेगा अपने आप ही। तो इसको बताने का तरीका क्या है? इसको बताने का तरीका है भाई, यहां से यहां तक कितना है? लैम्डा, है कि नहीं है भाई? एक कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये इतना लैम्डा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना है कितनी लेंथ इसकी, हम कितनी जानते हैं? सर्कल 2 पाई आर। अब आपके पास कितना 2 पाई आर हुआ? एक बार और एक बार 2 बार हुआ, तो उसको बताने का तरीका क्या लिख दिया गया यहाँ पर? 2 लैम्डा। तो किसी भी सर्कल की अगर किसी भी मतलब अगर लेंथ अगर बतानी है ना, डोरी की लेंथ को लिखने का तरीका है ln, और वो डोरी की लेंथ लिखने का तरीका क्या होता है? ये तो हो गया किसके लिए? पार्टिकल वेव। और ये पार्टिकल वेव बिल्कुल कैसी दिखती हैं, कैसी होती हैं? तनी हुई डोरी में जैसे वेव उत्पन्न होती है, बिल्कुल उसी के जैसा। तो उसको लिखने का तरीका क्या है? जितना चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन उसके हिसाब से लिखा जाता है 2 पाई आर एन इक्वल टू, कहीं भी चक्कर लगा रहा हो उसको लिखा जाता है एन लैम्डा। कहीं भी चक्कर लगा भाई, किसी भी। अब आर एन तुम्हें पता थोड़ी है कितने में चक्कर लगा रहा है, कहां पर है, तो लिखा गया उसको 2 पाई आर एन बराबर एन लैम्डा। पता नहीं कितनी वो सर्कल बनवाए वो,
पता नहीं कितने सर्कल बनवाए। तो 2 पाई आर एन इक्वल टू एन लेमडा, यहां से लेमडा इक्वल टू क्या लिख सकता था मैं, एच अपान एम बी। अरे लिख सकता था, नहीं लिख सकता था, क्योंकि वो पहले से बताया गया मुझे। तो 2 पाई आर एन इक्वल टू एन, लेमडा की जगह पर एच अपॉन एम वी। अब क्योंकि यहां पर n है तो मैं v को v किसी भी पता नहीं किस रफ्तार से चल रहा हो, कैसे दौड़ रहा हो, किस ऑर्बिटल में हो, तो v को vn रिप्लेस कर दिया। अब अगर ध्यान से देखिए आप लोग, h अपॉन एम वी, सब कुछ तो सही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो भाई, अब एम वी एन इधर ले आओ, एम वी एन पूरा पूरा इधर लेके आओ, एम वी एन, और ये क्या हो जाएगा आर एन इक्वल टू एन, ऐसे ही रखो इनटू एच, 2 पाई इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा h अपान 2 पाई। एम वी एन आर एन क्या चीज है, एम वी एन आर एन क्या चीज है, क्या एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग है। तो एल एन जो आया वो आया एन एच अपॉन 2 पाई, और यहां से प्रूफ होगा। तुम्हें ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, तुम वो समझ में नहीं आया होगा तो उसको इग्नोर कर देना, ये लिख देना, ये लिख देना, सीधे आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि है ना। कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई परेशानी की जरूरत नहीं, टेंशन छोड़। अब इसको डायग्राम, रुक जाओ, डायग्राम समझ लो, अभी तुम डायग्राम से समझ जाओगे बेटा। जिनको ये समझ में नहीं आया अभी तक, वो अब डायग्राम देखेंगे और अभी तुरंत कहेंगे अरे हाँ ये तो आसान है। जो इससे पहले वाला डायग्राम बनाया था वो वाला हटा करके वो वाला नहीं बनाता हूं, क्योंकि वो उसमें सिंगल होता है, डबल वाले में बनाते हैं। देखो डबल वाले में कैसे बनाते हैं, सेम चीज को लिखने का तरीका, एक सर्कल बनाया गया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास सर्कल। अब इस सर्कल में कितनी वेवलेंथ हम लोग शो कर सकते हैं, 2 पाई आर एन है ना, 2 पाई आर एन है एन लेमडा। अगर मैं एक बनाऊंगा तो एक, तो उसके लिए एक ही सर्कल बनेगा और उसमें एक ही वेवलेंथ, तो उसके लिए नहीं बनाया जाता। शुरुआत करते हैं हम लोग 2 से। अगर 2 लेमडा, यहां पर 2 लेमडा बनानी है तो यहां कितने चक्कर बनवाए, 2 पाई आर एन है ना, 2 पाई आर एन को 2 हिस्सों में तोड़ो और 2 चक्कर बनाओ। देखो कैसे, कुछ इस हिसाब से कि यहां पर ऐसे चक्कर लगाएंगे, ऐसे चक्कर लगाएंगे, और उसके बाद कितने बार बाहर आया है, बाहर 3 बार बाहर आ गया, गलत हो गया, बाहर 2 बार ही बाहर। कितनी बार अंदर गया है, 2 बार, गलत हो गया ना, सही बनाते हैं, यही तो। देखिए बिना प्रैक्टिस के बनाने पर ऐसा ही होता है। आपकी ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा बड़ा लेकर चलते हैं, हो सकता है सही हो जाए। कितनी बार बाहर आया, 2 बार। कितनी बार अंदर है, 2 बार, ठीक है। अब इन सब के साथ ऐसे चक्कर, ये देखिए, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिए कि इस डायग्राम को समझने में थोड़ा हो सकता है दिक्कत आ रही हो कि ये क्या चीज है। ये है इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन इसी सर्कल में चक्कर लगा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो इसी सर्कल में चक्कर लगा रहा है ना, इसी सर्कुलर में, लेकिन उसके साथ जो वेव्स बन रही है वो कुछ ऐसे बन रही है, ऐसे उसकी जो वेव्स हैं वो ऐसे बन रही है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स को वेव बनाने लिखने का तरीका हो गया। और इसमें कितने चक्कर हमने लगवाए हैं, 1 2 चक्कर है, यानी ये 2 लेमडा का केस है। यहां पर 2 पाई आर बराबर क्या लिखा जाएगा, 2 पाई आर बराबर 2 लेमडा। मैंने 2 का बनाया है, आप 3 का बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं, 5 का बना सकते हैं, जैसे बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। सोचो उसी लेंथ को कितने हिस्से में, कितने लेमडा में तोड़ा गया है। सर्कल को अगर डिस्टर्ब करा जाए, अगर इस सर्कल को तोड़ो, ओपन करो, एक लंबी रस्सी बनाओ और इसमें 2 वेवलेंथ वाली ही वेव जनरेट करो कि केवल 2 ही चक्कर बने हमेशा और हमेशा, तो आपको इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे जाने का। ये ऊपर नीचे जाता रहेगा, ये ऊपर नीचे जाता रहेगा, ये ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे। इस हिसाब से एक सर्कल की जो टोटल 2 पाई आर है उसको कितने भाग में तोड़ दिया मैंने, 2 लेमडा में। आप और बनाना चाहते तो आप और बना सकते थे, आप 3 बनाते तो कितने हिस्से बना। अगर सोचो 2 पाई आर बराबर 3 लेमडा, तो कितने हिस्से में तोड़ देता है इसको, 3 हिस्से में ना। तो वो 3 हिस्से में जो ऐसे बन रहा था, देखो ध्यान से, 1 बार बाहर गया, 2 बार बाहर गया, 3 बार बाहर गया। लेकिन अब थोड़ा सा तुम लोग बनाओ यार अच्छे से, है ना, मेरे से बनवाओगे तो मेरे से गड़बड़ ही होगा। हाँ ये उतारो जल्दी से। अच्छा रदरफोर्ड, अच्छा सबसे पहले कौन सा टॉमसन, सबसे पहले टॉमसन का मॉडल पढ़ा था ना, उसमें कमी आई। फिर किसका मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड, उसमें भी कमी आई। और उसमें कमी आने पर एक सेकंड, उसमें कमियां कौन कौन सी आई थी रदरफोर्ड वाले में, स्टेबिलिटी और लीनियर स्पेक्ट्रम की, है ना, जो स्पेक्ट्रा था, स्पेक्ट्रल लाइंस, उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया था, 2 ही तो फेल हुआ था। उसी को बोहर थोड़ा बहुत सुधारे, लेकिन बोहर
आए तो सुधारने, लेकिन जब उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई ना तो उसमें भी बहुत सारी कमी रह गई, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन रह गई। सबसे पहला, बोहर का मॉडल आपने किसके किसके बारे में पढ़ा है? हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन लाइक एटम। मतलब बोहर का एटॉमिक मॉडल वैलिड किसके लिए है? केवल उन्हीं एटम्स के लिए जिसके बाहर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिनके बाहर हैं उनके लिए ये मॉडल सही सफल नहीं हुआ। तो सबसे पहला मैं क्या लिखूंगा ड्रॉबैक में? बताइए सब लोग, ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहली कभी क्या लिखोगे? क्या ये लिमिटेड है किसके लिए? हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। इट इज लिमिटेड फॉर हाँ कमियां है ना, क्या छूट गया है ना। इट इज लिमिटेड फॉर किसके किसके लिए सीमित है? ये केवल हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए ही सीमित है, अर्थात जिनके बाहर केवल, जिनकी बाह्यतम कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन हो? एक ही इलेक्ट्रॉन हो। इट इज लिमिटेड फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, है ना। जिनकी बाहरी कक्षा में केवल कितने कितने, केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये केवल उनके लिए ही सीमित है। यह नियम केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए ही सीमित है, जिनकी बाह्यतम कक्षा में केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए दूसरा इसका देखते हैं हम लोग, दूसरी कमी क्या बताई इन्होंने। दूसरी कमी ये बताई, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले कौन सी सीरीज डिस्कवर हुई है, लाइमन या बामर? सबसे पहले बामर। अबे लाइमन पहले मिलती है तो लाइमन ही थोड़ी है तुम लोग गजब इंसान हो यार सबसे पहले कौन सी मिली? बामर। अब बामर सीरीज में अभी आप लोगों ने कई तरीके के नाम जाने हैं। बामर सीरीज के नाम क्या क्या होता है? सबसे पहली लाइन एच अल्फा, है ना, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा। तो जो एच अल्फा होती है, जो एच अल्फा, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने का मतलब जानते हो? वो थोड़ा दूर तक फैली रहती है। वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो थोड़ा दूर तक, यानी अगर मैं एच अल्फा बनाऊंगा ना तो वो एच अल्फा कुछ ऐसी होगी बेटा, ऐसे, मतलब ये पूरा रहेगी, ठीक है। और अगर मैं दूसरा कौन है, ये तो पॉलिश के बाद ये तो मिटने लगा भाई, ये इरेजर का काम करने लगा, चलो मान लेना आप लोग, ठीक है। हाँ दूसरा क्या है? एच अल्फा के बाद एच बीटा, और एच बीटा जब बनाई जाएगी ना तो वो इतनी चौड़ी नहीं बनेगी, बल्कि इससे थोड़ी सी कम चौड़ी बनाई जाती है। इसका मतलब है इनकी इंटेंसिटी अलग अलग है, इनकी इंटेंसिटी अलग अलग है, ये नहीं बता पाए। तो दूसरा है ना, फेल्ड टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आपेक्षिक तीव्रता को बताने में असफल रहे। यह मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आपेक्षिक तीव्रता को बताने में असफल रहे, यानी ये नहीं बता पाए कि स्पेक्ट्रमी, है ना, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आपेक्षिक तीव्रता को बताने में असफल रहे, मतलब कि क्यों ये ज्यादा तेज है, क्यों ये कम तेज है, उसको बताने में थोड़ा बहुत असफल रहे ये, ठीक है। यह मॉडल आपेक्षिक, मतलब स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आपेक्षिक तीव्रता को स्पष्ट नहीं कर पाया। एक और चीज है वो भी बताना रह गया है, ये जो इतनी चौड़ी लाइन है ना, इतनी चौड़ी लाइन, इस इतने चौड़े क्षेत्र में भी बहुत छोटी छोटी लाइंस थी, पाई गई बाद में। बहुत हाई रेजोल्यूशन पावर वाले माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये देखा गया कि इसके अंदर भी बहुत छोटी छोटी लाइन अभी मौजूद हैं, उसके बारे में भी ये बता नहीं पाए, जिसको बोलते हैं फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस, सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाएं, उनके बारे में ये बता नहीं पाए। तो क्या होता है कि इनके अलावा भी बहुत छोटी छोटी लाइंस होती हैं इनके बीच में, जिनके बारे में नहीं बता पाए। तो क्या लिख दूंगा मैं? तीसरा मैं ये लिख सकता हूं कि फेल टू डिटरमाइन अबाउट, फेल टू डिस्क्राइब अबाउट किसके बारे में बेटा? फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस, सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में ये नहीं बता पाए। बहुत हाई रेजोल्यूशन पावर वाले माइक्रोस्कोप से देखा गया तो दिखाई दिया वो फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। अब आपको लेकर चलते हैं। अच्छा आप सबने ये इतना सब पढ़ लिया, 3 हो गई ना, चौथा बता देता हूं। चौथा क्या है कि इलेक्ट्रॉन की वितरण व्यवस्था के बारे में, इलेक्ट्रॉन का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है एटम के अंदर,
है ना। न्यूक्लियस के तो बाहर इलेक्ट्रॉन है, ये बात तो सही है। और उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन किस चक्कर में लगाते हैं, कौन सी कक्षा में, वृत्ताकार सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। लेकिन इतना तो बता दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन मौजूद कैसे रहते हैं, कैसे फैले हैं, कैसे बटे हुए हैं, वितरण व्यवस्था उसको बताने में सफल नहीं हुए। तो ये नहीं बता पाए कि प्रॉपर अरेंजमेंट कैसा है, ये क्या किसमें फेल हुए, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, उनकी कैसी व्यवस्था है, कैसे बटे हुए हैं, वितरण व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनों की परमाणु में वितरण व्यवस्था को समझाने में असफल रहे, यानी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। तो ये चीज हो गया, है ना, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिख सकता हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको भी बताने में ये असफल ही रहे, इसको बताने में भी थोड़ा बहुत इनको दिक्कत आई। दिक्कतें क्या, बहुत ही दिक्कतें आई, सही से बता नहीं पाए। आगे समरफील्ड आते हैं जो कि बताते हैं वृत्ताकार में नहीं, दीर्घ वृत्ताकार में, यानी इलिप्स में चक्कर लगाते हैं, समरफील्ड आके बताते हैं। तो समरफील्ड और वेक्टर मॉडल, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है। बाकी वेक्टर मॉडल अब तक का सबसे स्पेशलिस्ट और सबसे खास, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स पे डिपेंड करता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्या कमियां आई, 4। पांचवी कमी जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के बेस पर, वो ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैंने उसको सबसे लास्ट में रखा है, ठीक है। सबको पता है कि ये क्या चीजें हैं, लाइंस, रेडिएशन है कि नहीं है। ये सब कब मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन कहीं एब्जॉर्ब करके, है ना, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, तब हमें ये सब एनर्जी देखने को मिलती है। तो वो तो रेडिएशन ही तो है। क्या चीजें हैं, वो रेडिएशन ही तो है। और अगर वो रेडिएशन है तो जब उसको रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये लाइंस टूट गई। जब उसको रखा गया मैग्नेटिक फील्ड में, तो भी ये लाइंस टूट गई। ये नहीं बता पाए। और मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर लाइंस का टूटने को कहते हैं ज़ीमान इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इन लाइंस को टूटने को कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। कौन कौन से इफेक्ट, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम नाम है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में टूटने पर ज़ीमान इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड में टूटने पर स्टार्क इफेक्ट होगा। अभी देखो टोनी स्टार्क, आयरन मैन, उनके पास आर्क रिएक्टर था इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो इलेक्ट्रिक मतलब स्टार्क, ऐसे याद रखना, इलेक्ट्रिक मतलब स्टार्क। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इन स्पेक्ट्रमी लाइंस को, स्पेक्ट्रमी रेखाओं को रखा जाएगा, तो इनका ब्रेक होने को कहा जाएगा स्टार्क इफेक्ट के नाम से जाना जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये लाइंस टूटेंगी तो उसे कहा जाएगा ज़ीमान इफेक्ट के नाम से जाएगा। तो क्या हो जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दीज स्पेक्ट्रल लाइंस ब्रेक्स डाउन, ये टूट जाती हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज, दिस इफेक्ट इज नोन एज ज़ीमान इफेक्ट। तो इसे हम लोग बोलते हैं ज़ीमान इफेक्ट। ज़ीमान इफेक्ट क्या चीज है, ब्रेकिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ब्रेकिंग ऑफ BREAKEING ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में ये लाइनें टूट जाती हैं, जिसे ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं। इसको नहीं बता पाए। और स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट क्या चीज है, ब्रेकिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी बताने में ये असफल है। और यहां पर ये सारी कमियां हो गई, है ना। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का टूटना, जिसे हम स्टार्क इफेक्ट के नाम से जानते हैं, इसको बताने में असफल है कि भाई टूट क्यों गई, टूट क्यों गई। वो तो रेडिएशन है, रेडिएशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो तो न्यूट्रल होता है, उसको कौन हटा सकता है। तो ये सारे सवालों का जवाब देने में असफल रहे, और असफल रहे तो यही सारी कमियां इनके अंदर रह गई। लेकिन बहुत हद तक देखो, आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाया गया। अगर ध्यान से देखो तो ये सब अगर मैं आपको बताता भी ना, तो आप बहुत कुछ जान भी ना पाते। लेकिन आपके मन में एक बात हमेशा हिट कर सकती है, ये वाली जो आपको शुरू से ही बताया जा रहा था, हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक, ये केवल उन्हीं के लिए ही वैलिड है। तो ये आपको सबसे पहली कमजोरी पहले से ही पता है। पता थी कि नहीं पता थी सबको, ये वाली सबको पहले से पता थी कि नहीं पता थी। और ये जो अल्फा बीटा गामा बताया गया, क्या ये भी दिक्कत दे रहा है, नहीं दे रहा है, कि भाई ये इतनी अच्छी चमकीली, ये थोड़ा कम चमकीली, तो ये क्या हो गया, इंटेंसिटी में कम ज्यादा क्यों डिफरेंस आ रहा है भाई। तो वो वाली, ये दोनों बातें हमें दिक्कत देनी चाहिए। बाकी ये सब तो हो गया बेटा एक्सपेरिमेंटल, है ना, ऑब्जर्वेशन देखने के बाद डिफाइन करना, और ये सारी चीजें। अभी और कुछ ना रखते ये सब तो पता नहीं चलता। अगर ये सब ना लगाया जाता तो कुछ पता चलता, क्या जरूरत थी इसको लगाने की। लेकिन नहीं, देखो खुराफाते करना है, खाली दिमाग शैतान का घर लेके देखिए इस फैक्ट्री में, मैग्नेटिक फील्ड लाओ, ये टूट क्यों गया। ये इफेक्ट मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाने पर इलेक्ट्रॉन की बीम कैसे डेविएट होती है। भाई मैं आपको ये दिखाता हूं, ठीक है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आपने सीखा था, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आपने सीखा था कि अगर
इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज पार्टिकल है ऐसे जा रहा है और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ले आते हैं तो अपना रास्ता बदल देता है। क्या लगभग वैसा वैसा नहीं है कुछ है सब, ब्रेकिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, थोड़ा टूट जाना है ना, हट जाना, कुछ लगभग वैसा ही है। तो ये सारी चीजें होती है कंप्लीट, और यहाँ पर आपका एटम चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है हमारे 5 या 6 लेक्चर के साथ साथ। अब हम शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल सेशन की तरफ। चलिए, न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, एक अल्फा पार्टिकल है जिसको बी बोर्ड से एक्सीलरेट किया जाता है और वो किसी न्यूक्लियस के सामने जा रहा है जिसका एटॉमिक नंबर Z दिया गया है, और उसके पहुंचने निकटतम, नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी आपको दी गई है, कितनी है? क्लोजेस्ट अप्रोच R0 है, तो प्रूव करना है R0 इक्वल टू 14.4 Z/V एंगस्ट्रॉम। ये आपको R0 बताना है। अब अगर ये बताना है तो हमें एक बात समझ में आती है भाई कि R0 वगैरह और इतना अल्फा पार्टिकल है उसको इतने बोल्ट से है ना एक्सेलरेट किया जा रहा है। अब एक्सेलरेट किया जा रहा है तो उसके अंदर एनर्जी आएगी EV के रूप में। याद करो, एनर्जी किसके रूप में आएगी? EV के बराबर EV, W बराबर Q इंटू V करते हो ना, वही है, और वो V आपको लाना है हर हाल में। और ये V क्या है? वेलोसिटी। कुछ बच्चे इसको वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं, ये वेलोसिटी नहीं, अंडर रूट V। याद करो, डी ब्रॉगली बेबल लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m के बराबर EV लिखा था आप लोगों ने। तो V क्या था? वेलोसिटी या डिस्टेंस ऑफ इमेज? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, जान रहे हो तो अच्छी बात है बेटा, मुझे अच्छा लगा जान रहे हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन उसमें अंडर रूट V वगैरह आता था। यहाँ R0 बताना है। R0 के बारे में क्या ख्याल है? तो R0 अगर बताना चाहते हो तो आप लोग कुछ मत करिए, सीधे ध्यान से देखिए, सबको पता ना है। जो इधर देख लो, डायग्राम बना लेते हैं सवाल का लगाने का। एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? Z। तो क्या इसके पास प्लस ZE चार्ज है? प्लस ZE चार्ज है या नहीं है? यहां से कोई अल्फा पार्टिकल फेंका गया, वो इधर से अल्फा कण का मतलब, अल्फा पार्टिकल का मतलब बेटा +2e, उसको यहां से प्रोजेक्ट करा गया, तो जाते 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 यहां तक पहुंचा, और ये R0 यहां तक पहुंच पाया और यहां पर आकर के रुक गया। तो क्या सारी काइनेटिक एनर्जी बदल गई किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। अब सबको लिखने का तरीका है, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी बताओ? U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ZE इंटू 2E। तो 2E इंटू ZE, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या यहां से यहां तक दूरी कितनी है? R0 का स्क्वायर। अरे यही तो लिखा जाएगा बेटा, क्या लिखा जाएगा? R0 का स्क्वायर। सब सही है ना? अरे यहाँ R0 का स्क्वायर में पगले हो क्या तुम लोग? R0 होता है, क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R होता है। कहां से R0 का स्क्वायर हो गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ, स्क्वायर कैसे अंडर रूट, उस पर तो अंडर रूट कहीं लगा नहीं है, गलत हो जाता है अभी। ठीक, बहुत अच्छा। क्या यही U बदल जाएगा? क्या यही U पहले कौन था? K, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ U की जगह मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी। देखा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कितनी आसानी से लिख दिया। अब R0 पूछा है तो R0 बराबर में क्या लिखूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2E इंटू ZE, 2ZE स्क्वायर अपॉन K। अब K तो तुम्हें दिया नहीं काइनेटिक एनर्जी, अब सबको पता है तुम्हें V दे रखा है, तो V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q। W बराबर VQ या Q इंटू V। अच्छा, W ही K, वर्क ही एनर्जी है, K इक्वल टू QV। Q मतलब 2E या +2E? अरे K का मतलब क्या लिखोगे आप? 2E लिखोगे ना। Q बराबर कितना है? E नहीं है इस बार, इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल चल रहा है, तो 2E इंटू V। तो जहां K है वहां मैं क्या अगले स्टेप पे क्या लिख सकता हूं? 2E इंटू V। तो R0 बराबर आप लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई K की जगह पर 2EV। क्या E से स्क्वायर चला गया? क्या 2 से 2 चला गया? समझ में आ रहा है सबको? तो R0 बराबर क्या लिखोगे आप लोग? सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें बचपन से पता है, 9 गुणे 10 की घाते 9 इंटू Z की वैल्यू। अच्छा, Z वहां प्रूफ करना है तो मतलब Z छोड़ दो, V छोड़ दो, तो Z अपान भी बचा के रखो, E की वैल्यू लग दिया जाए बस। क्या लिखूंगा मैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और क्या बचा रहेगा आपका? Z अपॉन V। आपको नहीं लगा 16 9 या 144 आया कि नहीं आया? और क्या 14.4 ही लिखा जाएगा? R0 बराबर क्या लिखा जाएगा? 14.4 और 9 10 की घाते -19, क्या 10 की घाते -10? 10 की घाते -10 मीटर का मतलब क्या? 10 की घाते -10 मीटर का मतलब क्या? एक एंगस्ट्रॉम होता है। तो क्या Z बचा? क्या नीचे V बचा? क्या एंगस्ट्रॉम भी आया? क्या प्रूफ हो गया? कितना आसान सवाल था। बस देखते जाएं, उतार ले। चलिए अगला सवाल देखिए। हाइड्रोजन एटम में प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है? पहली क्लास की हाइड्रोजन एटम में पहली क्लास की रेडियस कितनी? हाइड्रोजन एटम में पहली ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है? खत्म हो तुम लोग, है ना?
आर नॉट या फिर ए नॉट इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन में फिलहाल दे रखा था, लेकिन मैंने जानबूझ के पूछा ताकि तुम्हारी बेइज्जती कर सकूं, तो मैं आईना दिखा सकूं कि बेटा तू लोग पढ़ नहीं रहा है, घूरगिरी कर रहा है। 0.53 एंगस्ट्रॉम तथा प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, पहली क्लास में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है वो भी नहीं पता है। अबे गधों, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं तो कह रहा हूं कि तुम लोग बुद्धि से नहीं बात करते हो, घुटने से बात करते हो, तो उसका ये रीजन है। तो ज्ञात कीजिए, देन फाइंड आउट। नंबर 1, इसके थर्ड ऑर्बिट की रेडियस R3, दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन का क्लास ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी सेकंड आपको पूछने बताया है V2, ठीक है। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी क्लास में इससे क्या बतानी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा इन्होंने पूछा है K2 एंड U2, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, मोमेंटम P इन थर्ड क्लास। अच्छा, तीसरी क्लास में इलेक्ट्रॉन, सब दूसरी तीसरी क्लास ही है। इलेक्ट्रॉन की टाइम पीरियड है ना, कक्षीय अवधि, टाइम पीरियड पूछा है। कौन सी क्लास में, तीसरी क्लास में। ठीक है, आसान है सब, उड़ जाएगा। क्या पहला लग गया है अब तक पहला लग गया, इतनी देर में पहला लग जाना चाहिए था बेटा। क्या पहले के लिए हमसे बोला है, इन्होंने क्या चीज बोला है, R3 बोला है ना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई सर, Rn इक्वल टू होता है A0n², होता नहीं होता है, एंगस्ट्रॉम। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे सब पता है, एंगस्ट्रॉम में ही आंसर दे देंगे। कहां, V2 और वेलोसिटी इन सेकंड क्लास, सेकंड ऑर्बिट। ये देखो, अब R2 नहीं R3 पूछा है, तो 0.53 का, ठीक है, ये A0 की वैल्यू होती है वहां पर 0.53 इंटू n² मतलब 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 का मल्टीप्लाई कराइए, 9 तिया 27 के साथ आया 2, 9 पचे 45, 2 47, 4.57, 45 तो 47 ना, 4.77 एंगस्ट्रॉम। R3 आ गया पहला। दूसरा क्या पूछा उन्होंने, V2 सेकंड क्लास में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो सेकंड क्लास में वेलोसिटी बतानी है मुझे, तो फार्मूला है V इन n इक्वल टू C/137 गुणे 1/n। क्या यहां से और आसानी से लग सकता है कि नहीं है। बाकी अगर आप लोग चाहो तो आपको वो वाला फार्मूला याद है, कौन सा, अबे दूसरा भी तो याद कर रखा है तुम लोगों ने, जरूरी है यही लगाओगे। एक वो वाला नहीं याद किया है सर, Vn बराबर हमको आता है 2.2 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई n, ये वाला भी तो मुझे आता है, मैं क्यों ना इससे बता दूं, और मैं इससे बताऊंगा तो शायद मेरे लिए आसान होगा। क्या कहते हो यार, इससे आसान होगा नहीं होगा, अबे उससे तो मर जाओगे, इससे आसान है, इसलिए दोनों याद करके रख। V2 पूछा है 2.2 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 2, क्या 2 से 2 कटेगा, अरे इससे तो जल्दी आ गया, 1.1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। लीजिए दूसरा भी आ गया। तीसरा क्या पूछा है उन्होंने, K2 और U2। दूसरा क्या पूछा है, K2 और U2 मतलब सेकंड क्लास में काइनेटिक एनर्जी और सेकंड क्लास में पोटेंशियल एनर्जी। रफ्तार के साथ सवाल लगाते रहो बेटा, टाइम वेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका बना रखे हैं तुम लोग, है ना। तो तीसरा सवाल कह रहा है कि K2 और U2। अब K2 बताना है, कैसे बताएंगे, अब तुम लोग को K का फार्मूला याद करोगे, क्या है वो बड़े बड़े 1/4 पे, गधे पागल हो क्या, दूसरा तरीका नहीं है तुम्हारे पास। हाँ है, हमको पता है सर, एक फार्मूला सर, K/U/E इज इक्वल टू 1/-2/-1। अगर मुझे E पता चल जाए कि दूसरी क्लास में E कितना है, तो क्या K और U अपने आप पता लग जाएगा। तो भाई दूसरी क्लास में क्या पता कर लो, दूसरी क्लास में क्या पता कर लो, E कितनी है, तो E2 पता कर ले। अब E2 तुम लोगों को आता है, कितनी होती है E2, -3.4। भूल गए के E2 पकड़ लो तुम लोग, E2 इक्वल टू -3.13.6/2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना, तो 4 3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई टोटल एनर्जी। तुम्हें ये तो बतानी नहीं थी, तुम्हें क्या बतानी थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो
कोई दिक्कत ही नहीं है ना। पहले तो आप बताइए, काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए। काइनेटिक एनर्जी बताने का क्या, जो के है वही ई है, लेकिन जो के होगा वो ई थोड़ी होगा, उसमें तो के तो पॉजिटिव होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ ई, माइनस ऑफ सॉरी ई की वैल्यू जो भी है उसका माइनस, तो के की इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई, कितना है टोटल, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी के की वैल्यू आ गई, के इन सेकंड क्लास, K2 क्या लिखा जाएगा, प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया K2। अब क्या पूछा उन्होंने, U। अब U बताने का तरीका क्या है, U और K में रिलेशन देखो, U और K में रिलेशन देखो, U और K में रिलेशन क्या है, अगर K 1 है तो U 2 है, अगर K 1 है तो U कितना है, 2 है, लेकिन किस हिसाब से, क्या U इक्वल टू, अरे बताओ तो यार तुम लोग कैसे हो, माइनस 2K, इसका मतलब U इक्वल टू माइनस 2 इंटू K कितना 3.4, यानी हो जाएगा माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या क्या आ गया, सब आ गया क्या, मोमेंटम, अभी मोमेंटम बताना है और क्या बताना है, क्या बोला था, हाँ मोमेंटम ही बोला था, देख लेते हैं, नहीं नहीं एंगुलर मोमेंटम नहीं पूछा था शायद, केवल मोमेंटम पूछा है, 73, 55, 73। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पूछा है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है बेटा, और उसके बाद आपसे पूछा है हाँ वो टाइम पीरियड। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कैसे बताओगे, तीसरी क्लास में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कौन बता सकता है भाई, P इक्वल टू एम वी, फार्मूला क्या है, P इक्वल टू, चौथा है ना, आपने कहा सर तीसरी क्लास में मोमेंटम यानी P इक्वल टू एम वी या V3, V या V3, P इक्वल टू एम वी, V या V3, V3, M सबको पता है, जानते हो इलेक्ट्रॉन का, V3 लिखने का तरीका सर 2.2 इंटू 10⁻⁶ का डिवाइडेड बाई 3, क्या यही होता है V3 लिखने का तरीका, कहीं लिखा है क्या स्क्रीन पर, ये देख फार्मूला लिखा है नहीं लिखा है, ये लिखा, m की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, क्या यही है 9.1, ये मैंने हटा दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि नीचे 3 है, 3 का 3, 3 तिया 9, कट गया ना 3 से, क्या देख रहा है, ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है, जरूरत पड़ी तो हम लोग काट लेते हैं। अब 9.1 उन्होंने हटा दिया, 3 का 2.2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 6.6 इंटू, अब बाकी सब मैनेज कर लो, -31 + 6, क्या -25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आ गया सवाल, ठीक है, ये आ गया मोमेंटम, तुम लोग कंफ्यूज थे। अब क्या पूछा उन्होंने, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के व्युत्क्रम को, आवृत्ति के व्युत्क्रम को, तो तीसरी क्लास में पूछा है, बहुत धीरे धीरे चक्कर लगाएगा, ऐसे हिसाब से तो भाई मोमेंटम बहुत कम है इसका, है ना, n³/6.6 इंटू 10⁻15, ये करेंगे तो 10⁻15 माइनस ऊपर आएगा -15 करेगा, तो उसको सॉल्व करने के बाद ऊपर 3 तो आएगा 1.3 और कितना है 6.62 लिखते हैं ना, तो 2.2 नीचे बचेगा, चलो जो भी आएगा लगा लेते हैं, एक बार लिख देता हूं मैं, बस तुम लोग लगा लेना, क्या लिखा जाएगा T3 बराबर n³/6.6 इंटू 10⁻15, ठीक है, n की वैल्यू कितना बोला 3, तो 3 तिया 9 तिया 27, इसी को सॉल्व कर लेना आंसर, बस अगले सवाल की ओर रुख करा जाए। किसी एक्साइटेड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, जिसकी टोटल एनर्जी दी गई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बतानी है उसको इसी अवस्था में, इसी स्टेट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी है, और एंगुलर मोमेंटम कितना है उसी केस में। तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या देखकर ही बता दिया हम लोगों ने, क्या पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, क्या 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, यही तो होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है टोटल एनर्जी, कौन ज्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी, अगर न्यूमेरिकली देखोगे तो वही तो ज्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखा जाएगा बेटा, U बराबर 2E, E टोटल, तो E है कितना -3.4,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, U आपका आ गया -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला तो लग गया तुरंत ही, अगर क्या पहला लग गया तो दूसरा भी लग गया। दूसरा क्या बोला उन्होंने, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बताने का तरीका हमको आता है कि सर के बराबर, सोचना ही नहीं है कि के बराबर माइनस ही, के बराबर माइनस ही, इसीलिए वो रेशियो तेरे को याद कराया जाता है कि वो रेशियो याद करके बैठो, दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो ऐसे फंस जाओगे और कलम नहीं चल पाएगी। K इक्वल टू माइनस ही मतलब माइनस ऑफ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपका कितना आ जाएगा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा क्या बोला उन्होंने, लैम्डा। लैम्डा, तो लैम्डा बताने का तरीका, लैम्डा इक्वल टू H अपान P, डी ब्रॉगली बोला ना उन्होंने, लैम्डा इक्वल टू H अपान P, H अपान P, P पता है नहीं तुमको, P इक्वल टू MB, P इक्वल टू √2mk, √2mk, जहां k है 9 गुणे 10⁻9, के बराबर क्या काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हमने कहीं लिख लिया है, कहां लिखा, ये देख, उतारो सब सवाल और पूरा खत्म कर दो इसको। जैसे लिखा है h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 2 मास 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू के कितना निकाला आप लोगों ने, कहां है ये 3.4, ईवी में है, ईवी में थोड़ी रख पाओगे, तो उसको रखोगे 1.6 इंटू 10⁻19। अब इसी को सॉल्व करना है और फिर बाद, फिलहाल मैं आपको थोड़ा बहुत 1-2 मिनट दे देता हूं सॉल्व करने के लिए, मतलब हम भी करके दिखाते हैं, देखो कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, खुद ही देखो। सबसे पहले जो बाहर आ रहा है उसको बाहर कर लो, 31 और 19 मिलकर के क्या 50 बन रहा है, 31 और 19 मिलकर के क्या बना 50, अगर 50 है तो बाहर आएगा 25, -25 ऊपर गया तो +25, तो अगले स्टेप में मैं लिखूंगा 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू का 10⁻25 ऊपर आ चुका है। अब नीचे वाले को सॉल्व करा जाए, ध्यान से देखो, तो ये कितना है 17, अगर समझो ध्यान से तो ये 17 ही तो है लगभग, 17 दूना 34, 2 और बाहर आया तो 2 2 4, क्या 2 बाहर कर लिया, केवल यहाँ 1.7 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, 1.6 है, 4 चौके 16, क्या 4 बाहर आ जाएगा, 1 हटा दिया, क्या 9 से 3 बाहर आ जाएगा। तो ऐसे बाहर आते आते जो बाहर आ रहे हैं मैं उनको दिखा रहा हूं, जो अंदर फंसेगा केवल उसी को अंदर रखेंगे, और अभी देखो उसको भी बाहर ले आता हूं मैं, और अभी आंसर शीट से मैच कराऊंगा। अरे आई एम गुरु यार सब कर दूंगा बाहर, बस तो क्या ये मेरे लिए खत्म हो चुका है, क्या क्या बचा ध्यान से देखो, 2 गुणे, ध्यान से देखिएगा 9, 2 गुणे 9 सही है, 0.1 मैंने हटा दिया है, गुणे 34, 17 गुणे 2 बटे 10 सही लिखा गया है, 17 गुणे 2 बटे 10, 16 बटे 10 क्या सही लिखा गया है, देख लो सब लोग, अरे क्लियर है ना सबको, एकदम बढ़िया। अच्छा मेरा एक सवाल, क्या 1 बटे 10 1 बटे 10 100 होगा, 100 यानी अपॉन में रहेगा ना, 10⁻−2, और 10⁻−2 मतलब ऊपर लेकर आओगे 10⁻−2, 10⁻−2 बाहर आएगा तो 10⁻−1, क्या -1 ऊपर जाएगा तो +1, मतलब ये 25 नहीं कितना हो गया 26, ये गया। अब अभी मामला किसमें है, सब मामला किसमें है, अंडर, क्या ये 2 और ये 2 बाहर लेकर, बाहर आया कौन 2, क्या ये 16 बाहर आया तो 4, क्या ये 9 बाहर आया तो 3, क्या 17 बाहर आया तो 4, अरे 16 ही तो है, तो सब बाहर आ गया 4 चौके 16, 16 दूना 32, क्या 32 या 96, तो यहाँ लिखा गया 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 4, तेरी कैलकुलेशन तेज करने की जिम्मेदारी मेरी है तो इस तरीके से हमने सवाल लगभग लगा दिया है, और पूरी जिंदगी से जंग जीत, अभी तो फंसा रहता उसी में कि इसको हम सॉल्व कैसे करें, लेकिन तो क्या करा, 2 1 का 2, 2 3.3, 3 से क्या 1.1 है कि नहीं है, 1.1, ये दशमल नीचे एक 10 है ना, ये -35 कर देगा, मैंने इसको -35 कर दिया बेटा। अब आपको सॉल्व करना है 4 चौके 16, 11 बटे 16, क्या चीज 11 बटे 16 गुणे कितना 10 कहते, ये सॉल्व करें कितना आएगा, 26 में 9 जोड़ेगा तो 35 आएगा ना, 26 में 9 जोड़ेगा तो क्या आएगा 35 आएगा, यानी -9, क्या इसको मैंने -10 करा तो 110 हो गया, कैलकुलेशन सीखते रहो है ना तो अब 16 से 110 को भाग दे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, मीटर, कितना आएगा 16 छक्के 96, 6.96, 4
और 10 4 14 है ना, 140, 16 8 128, 6.8, अरे सॉरी गलत हो जाएगा, 68 पॉइंट कुछ करके आएगा ना, इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, जो भी आएगा देख लेते हैं, ठीक है। ये लगभग कैलकुलेशन आया, उतारिए। कुछ तो गड़बड़ है बेटा, कहीं ना कहीं कुछ एरर हुआ है। 6.6 करके आ रहा है एंगस्ट्रॉम, है ना, कुछ पावर में कहीं दिक्कत हुई है, देख ले, है ना। आंसर आ रहा है 6.6 एंगस्ट्रॉम। चलिए, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हुआ था, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसमें से सब बाहर आए थे ना, 2 और 2 से कौन बाहर आया, 2, 9 से बाहर आया 3, 16 से बाहर आया 4, 17 से बाहर आया 4, 16 ही मान लिया, 2 चौके 8, 8 तियां 24, 24 चौका 96, 96 मतलब 100 96 मतलब 100, और 100 का ऊपर क्या मतलब 10 घाते -2, 10 घाते -2, तो 6.6 इंटू 34, अच्छा ये 10 घाते 2, अरे इधर ऊपर जाएगा तो क्या -36 हो जाएगा, खत्म। क्या 26 में 36 का 10 घाते -10, 10 घाते -10 मीटर, कितनी आसानी से आ गया एंगस्ट्रॉम। आया कि नहीं आया, उतार, तेरे कैलकुलेशन एरर नहीं होने देगा। देख आंसर शीट में भी वही आंसर है जो मैंने पढ़ा है, वो भी वही आंसर है, चाहे जितना मैं इसमें ब्लैकमेल करूं। तुम्हारे केमिस्ट्री में लोचा हो सकता है, फिजिक्स में नहीं। चलिए यूनिट, सॉरी यूनिट कह रहे हैं। चौथा क्या चीज है, चौथा क्या चीज है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बताने का तरीका क्या है सबको, कोई है फार्मूला तुम्हारे पास? हाउ विल यू डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम इन दिस स्टेट, एक्साइटेड स्टेट? कैसे बताओगे कोणीय संवेग? L इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। सब पता है, n पता है किसी को? n पता है किसी को? n क्या है, n कैसे पता चला 2? वहां जब सॉल्व नहीं करे तो कैसे पता है, कैसे करेंगे? अरे यार पता नहीं फार्मूला, E बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर। क्या n स्क्वायर इधर तो E उधर, n स्क्वायर इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गया, ये गया, क्या 4 आया? देख रहे पहाड़ा कितना तेज है। क्या n बराबर 2 आया, 2 गुणे h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14। ये तो गया 3.14 से उसको भाग दोगे तो 2.1 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। देखो कितने आसान आसान से फार्मूला। अगर तुझे फार्मूला पता है तो तुम अपने आप को स्टैंड कर पाओगे न्यूमेरिकल सेशन में। जब किसी का फार्मूला नहीं पता है तो यू कैंट सॉल्व एनी न्यूमेरिकल एट एनी रेट। देखिए हाइड्रोजन परमाणु की, हाइड्रोजन एटम की पहले ऑर्बिट में जो एनर्जी दी गई है, बोहर ऑर्बिट में, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, जिसे फर्स्ट ऑर्बिट भी कहोगे, उसमें एनर्जी दी गई है -22 इंटू 10⁻19 जूल। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा 3 से 2 में, 3 से 2 में, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या लॉस करेगा? एनर्जी ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी लॉस करेगा, ऊर्जा में हानि होगी। तो जो रेडिएशन निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, एच न्यू में, वो न्यू बताना है। एच की वैल्यू सबको पता है। तो अच्छा ठीक है, 3 से कहां रहा है, 2 में। तो मुझे सर 3 में एनर्जी पता होनी चाहिए, और किस में पता होनी चाहिए? 2 में। तो हम लोग सबसे पहले बताते हैं E3। E3 बराबर, अरे तुमको E लिखने का फार्मूला आता है ना, En बराबर -RHC अपॉन n स्क्वायर, जिसकी वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर ये होता है। तो अगर वो तो वहां तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, यहाँ किस में दे रखा है, जूल में। तो वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा करके हम लोग नया फार्मूला लिख लेते हैं, ये वाला। और ये याद भी रखना, -10⁻19 अपॉन n स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, बगल क्या लिखा जाएगा, जूल में। दिस इज द अनदर फार्मूला ऑफ द एनर्जी, टोटल एनर्जी इन एनी ऑर्बिट। अब आपको किस में बोला है, तीसरे में, तो वहां 3 रखूंगा, -22 गुणे 10⁻19 बटे 3 का स्क्वायर, 3 तियां 9, 9 से काटोगे लगभग 10 है, 2.2 है ना। शुरू हो गया खुराफात है नहीं, 10 ही नहीं है। तो E3 बराबर 2.2 माइनस इंटू 10⁻19 जूल।
ये हो गया, अच्छा ठीक है, ये तो उसमें हो गया। अब किस में बताना है मुझको? दूसरे में। E2 बराबर -22 गुणे 10 घाते -19 बटे 2 2 जा 4, 11, 11 बटे 2 मतलब 5.5। कितना आएगा? 5.4। बेटा 11 का आधा 5.5 होता है। E2 बराबर कितना आएगा? -5.5 इंटू 10⁻19 जूल। कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? E3 E3 ज्यादा ही तो होगा। ये ज्यादा दिख रहा है तो ये ज्यादा नहीं है, माइनस देख तो ये ज्यादा है। और कहां से कहां आ रहा है? 3 से कहां जा रहा है? 2 में, यानी कौन ज्यादा है? 3 वाली। कौन कम है? 2 वाली। 2 वाली कम है ना, तो डेल्टा ई कैसे निकालोगे तुम लोग? सर ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम, तो ज्यादा कैसे बताओगे? ज्यादा ज्यादा कौन है? E3 माइनस E2। E3 कितना है? -2.2 इंटू 10⁻19 माइनस E2 कितना है? -5.5 इंटू 10⁻19। अब आपको दिख रहा है कि सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10⁻19 कॉमन हो जाएगा, 55 में से 22 घटेगा, क्या 3.3 आएगा? कितना आ रहा है? 3.3 इंटू 10⁻19 जूल। डेल्टा ई मिल गया, कांग्रेचुलेशंस। क्या डेल्टा ई बराबर एच न्यू? डेल्टा ई बराबर एच न्यू। क्या न्यू भी पूछा था? यही तो है वो जो लॉस करेगा, इमिट करेगा। तो डेल्टा ई बराबर एच न्यू, न्यू बराबर डेल्टा ई अपॉन एच। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा ई कितना? 3.3 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई एच कितना? 6.6 इंटू 10⁻34। अब मुझे समझ में आया कि मैं इसको बताऊंगा कहां से? डेसिमल से। डेसिमल 1/2। क्या न्यू इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻34 ऊपर गया तो क्या +34 होगा? क्या 19 में 15 जोड़ा तो 34 ही होता है। तो क्या 10 के घाते कितना आया बेटा? क्या 15 हर्ट्ज आया कि नहीं आया? यानी अगर मैं और लिख सकता था तो 5 गुणे 10 के घाते 14 हर्ट्ज लिख सकता था। बे 4.9, 5 ही तो आएगा। उतार लो। बहन एच बीटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के सेशन को यहीं रोकते हुए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थोड़ा डांटने का मन है लेकिन ठीक है।